नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास का सिद्धांत। यह टॉपिक हमारा चल रहा था। आमंड पावल ने राजनीतिक विकास के बारे में क्या कहा था? आमंड पावल ने अपना राजनीतिक विकास का सिद्धांत किससे ग्रहण किया था, किसका ऋणी है? तो आप समझे कि आमंड पावल ल्यूशियन पाई का ऋणी है। यहाँ पर ये इस बुक के अंदर दे रखा है। ये बुक है तुलनात्मक राजनीति, सीबी गैना की बुक है। यहाँ पर दे रखा है कि आमंड और पावल के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं। तो ये मैंने राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं लिख दी है। और ये जो किससे प्रभावित हुआ है, ये ल्यूशियन पाई से प्रभावित हुआ है। ये यहाँ पर दे रखा है सारा इसके किताब के अंदर। अब मैं ये कहूँ कि ल्यूशियन पाई, ये तो जो अवधारणा है जो आपने पढ़ ली है, ल्यूशियन पाई की अवधारणा, तो ल्यूशियन पाई की अवधारणा से प्रभावित होकर आमंड पावल ने अपना राजनीतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो ये वाला जो है ना, ये है आमंड पावल का सिद्धांत है ये। तो ल्यूशियन पाई से प्रभावित होकर आमंड पावल ने अपना सिद्धांत देता है। और ल्यूशियन पाई ने क्या कहा था कि राजनीति, किसी देश के अंदर, किसी राजनीतिक प्रणाली के अंदर राजनीतिक विकास होता क्या है, जहां पर समानता बराबर बनी रहे, जहां पर कार्यपालिका की ओर से जो कार्य किए जाते हैं, निष्पादन किए जाते हैं, वो क्षमता बराबर रहे, और विभेदीकरण में भी, विभेदीकरण होते हुए भी क्या है, सब एक रहे। वह देश, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, उस राजनीतिक देश की जो व्यवस्था है, उसका राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, उसका विकास होगा। तो उससे प्रभावित होकर आमंड पावल ने दिया। और आमंड पावल ने सबसे पहले इसके बारे में कहा था, और उसके बारे में इसके बाद में ये, जबकि ल्यूशियन पाई ने किसी चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। उसने तो इतना ही कहा था कि समानता, क्षमता और विभेदीकरण ये हमारे सामने होना चाहिए। और देखा जाए तो सबसे पहले समानता के बारे में कहा था, उसके बाद में क्षमता के बारे में, और उसके बाद में उसने विभेदीकरण के बारे में कहा था ल्यूशियन पाई ने। लेकिन ठीक इससे उल्टा आमंड पावल ल्यूशियन पाई से प्रभावित होता है, और सबसे पहले उसने महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विकास का जो बिंदु माना, जो पॉइंट माना था, वो क्या है, भूमिका विभिन्नीकरण माना था। अब और उसके बाद में उपव्यवस्था, स्वायत्तता, और उसके बाद में लोकीकरण। अब इसमें ज्यादा रटने की आपको जरूरत नहीं है कि भूमिका विभिन्नीकरण होती क्या है आमंड पावल के अकॉर्डिंग। जिसको आमंड पावल भूमिका विभिन्नीकरण कहता है, उसी को ही ल्यूशियन पाई विभिन्नीकरण कहता है। जिसको आमंड पावल उपव्यवस्था, स्वायत्तता कहता है, उसी को ही ल्यूशियन पाई क्षमता कहता है। या हम ये कह सकते हैं कि ल्यूशियन पाई जिसे क्षमता कह रहा है, उसी को उपव्यवस्था, स्वायत्तता कहा है आमंड पावल ने। जिसको ल्यूशियन पाई ने समानता कहा है, उसी को आमंड पावल ने लोकीकरण कहा है। ठीक है, इतना सा ही अंतर है। चीज यही है, नाम चेंज करके आमंड पावल ने अपना नया सिद्धांत बनाया है। और इसमें ज्यादा कोई मौलिक अंतर नहीं है। हम अगर ल्यूशियन पाई के विचार समझ गए राजनीतिक विकास के संदर्भ में, तो आमंड पावल के राजनीतिक विकास के विचार समझ में आ जाएंगे। तो केवल थोड़ी ये नाम चेंज है, बाकी एक है। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछे कि आमंड पावल के राजनीतिक विकास में सबसे पहले उसने किसके बारे में बात की थी? भूमिका विभिन्नीकरण की। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भूमिका विभिन्नीकरण की। अब भूमिका विभिन्नीकरण होता क्या है, ये मैं आपको बता दूं। मतलब जैसे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, आप यहीं से समझ जाओगे। तो भूमिका विभिन्नीकरण में आमंड पावल कहता है कि कार्यपालिका अपना कार्य करे, कार्यपालिका कभी भी व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का कार्य नहीं करे। यह होता है विभिन्नीकरण का। व्यवस्थापिका अपना ही कार्य करे, कार्यपालिका का कार्य नहीं करे। हालांकि इस व्यवस्थापिका के अंदर जो राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका, वह कानून नियम बनाने और उसको लागू करने में, क्रियान्वयन करने में उसकी भूमिका रहती है, उतना ही काम करे, आगे कोई काम नहीं करे। न्यायपालिका तो है ही, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो ये तो अपना अलग कार्य करती है। यह होता है भूमिका विभिन्नीकरण। उपव्यवस्था स्वायत्तता क्या होती है?
इसका मतलब होता है कि क्षमता कि सरकार किस गति से या किस योग्यता से अपना कार्य कर रही है, कानून नियम बना रही है और अपना उसको लागू कर रही है। ठीक है, वो होता है क्षमता के अंदर। और ये जो भी आगत निर्गत जो मांगे होती है सरकार के अंदर की मांगे आती है जनता से और उसको नीति निर्णयों के माध्यम से वापस आउटपुट मिलता है, वो सब चीज़ें इसमें आती है कि कितनी तेज गति से कोई कानून बनता है, कितनी तेज गति से वो लागू होता है, वो चीज़ इसमें आते हैं। लोकीकरण का मतलब है कि देश के अंदर सभी लोग क्या है समान रहे, वो लोकीकरण का मतलब होता है। तो ये आमंड पावल के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास है। यदि आज के प्रासंग के अंदर वर्तमान के अंदर भारत के अंदर यदि आमंड पावल के सिद्धांत को लागू कर दे अपन, तो उसके अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास के अंदर क्या होगा, भूमि का विभिन्नीकरण होनी चाहिए, उपव्यवस्था स्वायत्तता होनी चाहिए और लोकीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ल्यूसियन पाई से प्रभावित होकर आमंड पावल ने अपना सिद्धांत दिया था। अभी 17 अक्टूबर 2022 के दिन फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था राजनीतिक विज्ञान विषय का, तो उसमें ये प्रश्न भी आया था कि ऑर्गेन्सी के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा रखा है। और इस किताब के अंदर इसकी पहली अवस्था के बारे में बोला है कि आदिम एकीकरण की अवस्था, दूसरी है औद्योगिकरण की अवस्था, लोक कल्याण की अवस्था और बहुलता की अवस्था। ठीक है, तो बहुलता की अवस्था को यहाँ पर समृद्धि या प्रचुरता की अवस्था भी कहेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेन्सी का राजनीतिक विकास का मॉडल क्या है, उसने किसके बारे में क्या कहा। तो इसमें अपने को ये 4 पॉइंट याद रखना है और कोई याद नहीं रखना है कंपटीशन के हिसाब से, बस यही पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता है या नहीं ऑर्गेन्सी के अकॉर्डिंग। अब इसका एक फार्मूला मैंने बनाया है, फार्मूला बहुत सिंपल है कि आओ लोक कल्याण में बहुलता लाए। याद रह जाएगा सही, तो बोलिए एक बार, आओ लोक कल्याण में बहुलता लाएं, याद रह जाएगा। तो आ का मतलब आदिम एकीकरण की अवस्था, तो याद रह जाएगी, आ का मतलब आदिम एकीकरण की अवस्था। ओ का मतलब औद्योगिकरण की अवस्था, औद्योगिकरण की अवस्था। ऑर्गेन्सी ने सबसे जो मुख्य जो राजनीतिक विकास का जो बिंदु बताया था, सबसे मुख्य अपने विचारों के अंदर वो कहीं ना कहीं क्या है, औद्योगिकरण की अवस्था है। वो कहता है कि जिस देश के अंदर औद्योगिकरण की चीजें ज्यादा रहेगी, पूंजी कैसे आए, विकास कैसे हो, वही देश, उसकी राजनीतिक प्रणाली क्या है, सबसे ज़्यादा विकसित होगी। आपको पता है कि कौन कौन से देश में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं कि मेरा किस तरह से आर्थिक रूप से फायदा हो, जैसे कि अलग अलग देश है। और तो ये औद्योगिकरण की जो अवस्था है ना, इसको मुख्य माना था, लेकिन सबसे पहले वो बात किसकी की थी, आदिम एकीकरण की अवस्था, ये जरूर याद रखें। और ओ का मतलब औद्योगिकरण की अवस्था, ये सबसे मुख्य है उसके विचारों के अंदर। लोक कल्याण को अपने आप में एक लोक कल्याण की अवस्था माने और बहुलता को अपने आप में एक स्तर माने, एक अवस्था माने, बहुलता की अवस्था। और इस बहुलता की अवस्था को समृद्धि या प्रचुरता की अवस्था भी कहते हैं। तो बहुलता की अवस्था इस किताब में, गैना वाली किताब में दे रखा है इसको कि बहुलता की अवस्था कहते हैं, और अन्य किताबों के अंदर समृद्धि की अवस्था, प्रचुरता की अवस्था कहा जाता है। अब आदिम एकीकरण के अंदर वो क्या मानता है कि वो एक राज्य के बारे में कहता है कि राज्य का रूप कैसा हो, राज्य क्या होता है। तो वो बताता है कि किसी राज्य के अंदर जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, क्योंकि ये राज्य के अंग होते हैं, ये जो मिलकर क्या है बनाते हैं, आदिम एकीकरण की अवस्था के बारे में बोलता है। इसमें ज़्यादा को आपको जाने की जरूरत नहीं है, सरकार कैसे चले, क्या चले, सब इसी के अंदर वो शामिल करता है। औद्योगिकरण ये तो सभी देशों के अंदर चलेगी तो चलेगी, ये तो आदिम एकीकरण की अवस्था है। औद्योगिकरण की अवस्था में बताया उसने कि एक ये मॉडल दिए थे, बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय मॉडल, स्टालिन मॉडल या समन्वयी मॉडल, यानी कि इनके माध्यम से वो कहीं ना कहीं राज्य के अंदर आर्थिक रूप से विकास करना चाहता है कि ये मॉडल अपनाए और अपना एक जो राज्य होता है, जो देश होता है, वो आर्थिक रूप से अपना विकास करे, ये बात है। लोक कल्याण की अवस्था के अंदर उसने बताया था कि मताधिकार का विस्तार होना चाहिए, जैसे 18 साल का हो जाए उसमें मताधिकार में उसका नाम जुड़वाना चाहिए।
और सरकार को समझे कि सरकार क्या चीज़ होती है। सहभागिता है, नोजी मॉडल, यहाँ पर नोजी मॉडल के बारे में बात की थी उसने, साम्यवादी मॉडल के बारे में बात की थी। तो कहने का मतलब ये है कि लोक कल्याण के लिए मनुष्य को जितना काम करना चाहिए, समाज को जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, तभी तो राजनीतिक विकास होगा। और बहुलता की अवस्था, समृद्धि या प्रचुरता का मतलब यही है कि हम सब विभिन्नीकरण हो, हम सब बहुल है, यानी कि अनेकता में है, हम सब अनेक है। यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की राजनीति अलग है, सब कुछ अलग होते हुए भी सब हम क्या है, एक रहे, हम अखंडता बनाए रखे, हम सब एकता बनाए रखे। इसका मतलब ये है जब हम सब एक होंगे तभी तो समृद्धि आएगी हमारे पास। आप समझो कि आपके घर में 10 आदमी है, 5 आदमी है, सब एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो वो जब भी तो समृद्धि होगी, जब भी तो वहाँ की, उस देश की, उस गाँव की, उस समाज की प्रचुरता रहेगी। तो ये बहुलता की अवस्था है। तो देखो ऑर्गेन्सी ने राजनीतिक विकास का जो सिद्धांत दिया उसमें मुख्य रूप से उनके विचारों में जो है राजनीतिक विकास का जो बिंदु है वो है औद्योगिकरण की। जिस देश के अंदर औद्योगिकरण बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है तो उसका राजनीतिक विकास बढ़िया तरीके से होगा। उसके बाद में वो ये भी कहता है कि आदिम एकीकरण की अवस्था को भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी देश के अंदर जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार संपूर्णता ये भी होनी चाहिए। लोक कल्याण की भावना भी, लोक कल्याण की अवस्था भी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब लोगों को जुड़ाव होना चाहिए सरकार के साथ। और बहुलता की अवस्था हमें क्या है कि हम सब अनेक है, अनेकता में होते हुए भी हम सब क्या है, एक है, ये भावना होनी चाहिए, तभी क्या राजनीतिक विकास होगा। और अंत में राजनीतिक विकास की कुछ परिभाषाएं और देख लेते हैं। जागवा राइव क्या कहता है कि राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में है, राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण। तो राजनीति को आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण और आधुनिकीकरण के रूप में परिभाषित करने वाला जागवा राइव है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में है, राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का एक जोड़ है। यानी कि संस्थाकरण को, आधुनिकीकरण को एक जोड़ माना है किसने, जागवा राइव ने। आमंड और पावल की परिभाषा सबसे मोस्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि यानी अभिवृद्धि है, राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि है। विभेदीकरण तथा विभेदीकरण यानी कि राजनीतिक संस्थाओं के अंदर विभेदीकरण हो, बहुत ज्यादा विभेदीकरण हो, तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लोकीकरण है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप जरूर याद रखें राजनीतिक विकास की, आमंड और पावल ने दी है। और एक बार दोबारा सुने कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि, विभेदीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ रूप है। तो आपसे पूछा, यहां पकड़ो, देखो, अभिवृद्धि, विभेदीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ रूप कौन माना, आमंड पावल ने। एल्फ्रेड डाइपेट क्या कहता है, राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राजनीतिक व्यवस्था में नवीन लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की एक क्षमता रखती है। ये कोई खास बात नहीं है, कोई खास परिभाषा नहीं है। रस्टोव ने क्या कहा था कि जिस देश का औद्योगिक विकास हो रहा है, औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, वहीं राजनीतिक विकास है। तो उसने एक बुक लिखी थी, ये बुक कई बार पूछी जाती है मिलाने वाले प्रश्नों के अंदर से, कि स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बुक किसकी है, रस्टोव की बुक है। नमस्कार साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो।